हेलो। 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 तो देखिए फिर एक बार भाई आपको पढ़ाया जा रहा है। कल जो पढ़ाया गया था जिले का मजिस्ट्रेट काफ़ी डिटेल में बताया गया था। फिर मजिस्ट्रेट के बारे में डिटेल में बताया गया था। आज जो हमें शुरू करना है उसके बाद जो परिभाषा दी गई है, पुलिस की परिभाषा दी गई है जो बेयर एक्ट में है, उसी क्रम से हम चलते हैं। अभी हमने बताया कि पुलिस का मतलब क्या हुआ। तो पुलिस का मतलब जो बेयर एक्ट में दिया गया है, पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के तहत भर्ती किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस अधिनियम 1861 के तहत भर्ती किए गए सभी व्यक्ति पुलिस माने जाएंगे। अब किस धारा के तहत पुलिस बल में भर्ती का प्रावधान पुलिस एक्ट में किया गया है, तो वह धारा है 2। यानी कि इसका मतलब एक लाइन में सीधे हुआ कि इस अधिनियम की सेक्शन 2 के तहत जितने लोग पुलिस बल में भर्ती किए गए हैं उन्हें पुलिस कहा जाएगा, एक लाइन में। अगला आइए देखा जाए साधारण पुलिस जिला। साधारण पुलिस जिला की परिभाषा चौथी परिभाषा है। कभी काल क्रम से भी पूछ लिया जाता है भाई, क्रम भी याद रखना है कि पहले आपका जिले का मजिस्ट्रेट है, मैंने ABCD करके नहीं ऐसे ही दिया है पैराग्राफ चेंज करके। उसके बाद आपका मजिस्ट्रेट की परिभाषा है। उसके बाद पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। और चौथे नंबर पर हम बता रहे हैं साधारण पुलिस जिला। देखिए इसकी परिभाषा, साधारण पुलिस जिला में कोई प्रेसिडेंसी, राज्य या स्थान, यानी कि पहले तीन को कवर करिए। कोई जो प्रेसिडेंसी है, आपको हमने बताया था अभी कि जब अंग्रेज आए तो जो बड़े बड़े शहर थे उन्हें प्रेसिडेंसी बनाए, और जब हम आज़ाद हो गए तो उन शहरों को अब प्रेसिडेंसी न कह के मेट्रोपॉलिटन या महानगर कहने लगे, और प्रेसिडेंसी शहरों को समाप्त कर दिया गया। तो साधारण पुलिस जिले में कोई प्रेसिडेंसी भी शामिल है, यानी कि पूरा शहर प्रेसिडेंसी जो है वह जिला हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है अगर राज्य सरकार ने उसे जिले के रूप में घोषित किया है। या दूसरा ये है कि राज्य, यानी कि राज्य सरकार चाहे तो पूरे राज्य को ही जिला घोषित कर सकती है, और उसमें केवल एक जिला होगा। यानी कि हो सकता है कि छोटा राज्य हो और एक ही जिला बनाना उचित हो, तो कितन उस पूरे राज्य को क्या घोषित कर सकती हैं, जिला। इसके बाद आपका है या स्थान। या स्थान का मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार को ये शक्ति प्राप्त है कि वह किसी प्लेस को या वह किसी स्थान को भी साधारण पुलिस जिला घोषित कर दे। ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है, किसी प्लेस को। इसके बाद आपका है या किसी प्रेसिडेंसी, राज्य या स्थान का कोई भाग आता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी प्रेसिडेंसी को जिला न घोषित करते हुए उसके कुछ हिस्से को जिला घोषित कर दिया जाए। पूरे राज्य को जिला घोषित न करते हुए उसके कुछ हिस्से को ही जिला घोषित कर दिया जाए, यानी कि एक राज्य में कई जिले बना दिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है तो पूरे राज्य को एक जिला न बनाकर आपका कई जिलों में क्या किया जाए, बांट दिया जाए। ये हमारे ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है, राज्य सरकार। या कोई स्थान का कोई भाग, इसका मतलब कि कोई प्लेस है तो पूरे प्लेस को जिला न घोषित करके उसके किसी भाग को ही जिला घोषित कर दिया जाए, जिसमें इस अधिनियम को लागू किया जाएगा, उसी को साधारण पुलिस जिला कहा जाएगा। और आगे ये कई बार क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए कैसे मॉडल बनते हैं।
साधारण पुलिस जिला के अंतर्गत कौन आते हैं? मॉडल जो बना है, पहला दे देगा कोई राज्य, ये भी सही है। दे देगा कोई प्रेसिडेंसी, ये भी सही है। तीसरा दे देगा प्रेसिडेंसी का कोई भाग और उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। अब दे देगा कि कोई राज्य, प्रेसिडेंसी का कोई भाग, स्थान का कोई भाग, उपर्युक्त सभी। तब भी आपको मारना है उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये पूरे के पूरे भी आ सकते हैं और इनके कुछ हिस्से भी साधारण पुलिस जिले में आ सकते हैं। इसके बाद आइए जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक, यानी कि जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक शब्दों के अंतर्गत कौन आता है, यानी कि एसपी के अंतर्गत कौन कौन अधिकारी शामिल हैं, ये स्पष्ट रूप से हमारा पुलिस एक्ट बता रहा है। वैसे कभी पूछा नहीं गया सामान्यतः, लेकिन हम भाई संभावनाओं को भी तलाशते हुए चलना है कि नया क्वेश्चन अगर बन ही जाए तो आप उसको कैसे डील करेंगे। तो देखिए, जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक शब्दों के अंतर्गत अपर जिला अधीक्षक, अपर मतलब एडिशनल होता है, यानी कि जो एडिशनल एसपी होता है, अतिरिक्त एसपी होता है या अपर एसपी होता है, वह भी एसपी के अंतर्गत आएगा। अथवा संयुक्त जिला अधीक्षक, ज्वाइंट एसपी कह सकते हैं, ये भी एसपी के अंतर्गत आएंगे। अथवा अन्य व्यक्ति आता है जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब शक्तियों अथवा उनमें से किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार के साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। यानी कि जिला अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत इनके अलावा और भी व्यक्ति आ सकते हैं जिन्हें इनकी शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे कि कमिश्नरी क्षेत्रों में जो आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है, वह मजिस्ट्रेट का भी काम करता है और पुलिस का भी। तो हो सकता है कि वह मने उसको इस जिलों में शक्तियां सौंप दी गई हो, तो वह भी एसपी माना जाएगा। ये नहीं कि नहीं माना जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये आया कि जो ये जिला अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी या आपका डी, डी, डिस्ट्रिक्ट एसपी की परिभाषा दी गई है, इसके अंतर्गत और लोग भी शामिल हैं। और आपका कौन कौन लोग शामिल हैं, तो अपर जिला अधीक्षक, संयुक्त जिला अधीक्षक भी शामिल हैं और आपका अन्य ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें इनके कर्तव्यों के पालन के लिए राज्य सरकार ने या तो साधारण आदेश द्वारा या विशेष आदेश द्वारा अपॉइंट किया है। अगला देखिए, अगली परिभाषा आपका संपत्ति शब्द है, यानी कि प्रॉपर्टी शब्द है। संपत्ति शब्द भी पूछा जाता है। अब संपत्ति को थोड़ा कोरिलेट करके भी चलना है। जब भी आप प्रॉपर्टी या संपत्ति को पढ़िएगा तो इसमें आपका 3-4 जगह से कोरिलेट करके पढ़िएगा, तब सही रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन इससे भी बनता है, भाई थोड़ा सतर्क रहना है। संपत्ति शब्द को कहाँ निर्वचित किया गया है, तो सेक्शन 1 में किया गया है। संपत्ति शब्द का मतलब क्या हुआ, यही आपका 3 पॉइंट बना लेना है। संपत्ति शब्द के अंतर्गत कोई जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति। दूसरा दे रहा है कि कोई मनी यानी कि कोई धन, या तीसरा दे रहा है कोई मूल्यवान प्रतिभूत या वैल्यूएबल सिक्योरिटी आती है, यानी कि मूल्यवान प्रतिभूत। अब पहले क्वेश्चन देख लिया जाए तब इसको समझाया जाए तीनों को। जहाँ तक प्रॉपर्टी या अगर पुलिस एक्ट में
कहीं भी संपत्ति शब्द आता है तो उसका मतलब सेक्शन 1 में जो संपत्ति की परिभाषा दी गई है वही निकाला जाएगा। जहाँ तक संपत्ति शब्द की बात है, जो क्वेश्चन अब तक के मॉडल बने हैं प्री में, वह ये बना है कि संपत्ति के अंतर्गत कौन शामिल है, तो दे देगा चल संपत्ति, कोई धन, मूल्यवान प्रतिभूत, इनमें से उपर्युक्त सभी। तो आपका जवाब रहेगा उपर्युक्त सभी। कभी काल ये देता है कि तीनों न देकर दो दे देता है, जैसे कि कोई चल संपत्ति, दूसरा दिया कोई मूल्यवान प्रतिभूत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर तीनों न दिया रहे और कितना केवल दिया रहे दो, तो जिस ऑप्शन में दोनों रहे वहीं मार कर आइएगा। मैं फिर बता दूं, ये नहीं कि आप तीनों खोदने लगिएगा। भाई सबसे पहले तीनों देखना है, तीनों न रहे तो दोनों, और दोनों न रहे तो कितना देखना है, एक। लेकिन जो ज्यादातर मॉडल बने हैं वो मॉडल ये हैं कि संपत्ति के अंतर्गत कौन आता है, तो आपका जवाब रहेगा उपर्युक्त सभी। अब इसी को आपको देखना है कि पहले अब थोड़ा कोरिलेट किया जाए अच्छे से। जब भी आप संपत्ति पढ़िए तो पहला आपका पढ़ना कर सकते हैं कि एक तो टीपीए के तहत हमें देखना है, और दूसरा सीपीसी के तहत देखना है, और तीसरा आईपीसी के तहत। जहां तक पहले आईपीसी से उठाते हैं, जहां तक आईपीसी की बात है, आईपीसी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी और मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित करती है। आपका आईपीसी के सेक्शन 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी परिभाषित है, जबकि आपका सेक्शन आपका 30 में यानी कि सेक्शन 30 में मूल्यवान प्रतिभूति परिभाषित है, लेकिन धन की परिभाषा नहीं दी गई है। वो अलग बात है कि सिक्के की परिभाषा क्वाइन की दी गई है, लेकिन धन की परिभाषा हमारी आईपीसी नहीं देती कि धन में क्या शामिल है। लेकिन इन तीन शब्दों में से जो दो शब्द हैं वह आपका तो आईपीसी से कवर करना पड़ेगा, तो दोनों को पहले कोरिलेट ये कर लिया जाए। सीपीसी में आपका 213 में चल संपत्ति को जरूर परिभाषित किया गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी को, जबकि टीपीए में सेक्शन 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है, चल संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम पुलिस एक्ट के तहत देखें तो इन्हीं तीनों की हमें थोड़ा व्याख्या करके समझाना है। चल संपत्ति का मतलब हम कहाँ से उठाएंगे, आईपीसी के सेक्शन आपका 22 से। देखिए भाई 22 पहले देखिए, चल संपत्ति का मतलब क्या हुआ, सभी प्रकार की कारपोरल का मतलब मूर्त संपत्तियां चल संपत्ति में आएंगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी संपत्तियां आप देख रहे हैं वे सभी चल संपत्ति मानी जाएंगी। लेकिन अब लेकिन लगा तो खतरा मौजूद हो गया। फिर एक बार याद रखें, जहां अगर बट पर प्रोविजो लग जाता है, यानी कि जहां आपका परंतु या लेकिन लग जाता है, ये मान कर चलिए कि खतरा मौजूद है, आपका इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि आपका पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति विसंगत होती है, लेकिन तो लेकिन जैसे ही लगा तो एविडेंस की एक्ट की धारा 27 आ गई। उसी प्रकार फिर एक बार देखिए, आईपीसी की धारा 22 हम बता रहे हैं, उसको अच्छे से समझिए। चल संपत्ति क्या है, सभी प्रकार की मूर्त संपत्तियां, यानी कि जितनी संपत्तियां दिखाई देती हैं वह चल संपत्ति होंगी। तो आप कहेंगे मकान भी दिखाई दे रहा है, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, ये तो अचल है, और सर बता रहे हैं चल। लेकिन अभी आधा ही वाक्य मैं बताया हूँ,
इसके बाद लेकिन लगाना है। लेकिन लेकिन जो भूमि है, यानी कि जो भूमि है आपका, यानी कि लैंड है, जो भूबद्ध वस्तुएं हैं, यानी कि जो अटैच्ड हैं, और जो भूबद्ध वस्तुओं से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, ये चल संपत्ति नहीं मानी जाएंगी। तो चल संपत्ति नहीं मानी जाएंगी तो इनको क्या माना जाएगा? अचल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भूमि है या जो भूबद्ध वस्तुएं हैं, भूबद्ध वस्तुओं का मतलब जिनकी नींव जमीन में हो, जैसे कि मकान है, या जिनकी जड़ें जमीन में हो, जैसे पेड़ पौधे हैं, ये आपका चल न मानकर अचल माने जाएंगे। और तीसरा हम बता रहे हैं, ऐसी वस्तुएं जो भूबद्ध वस्तुओं से, यानी कि जिनकी नींव या जड़ जमीन में है, उनसे अटैच्ड वस्तुएं हैं, जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनका जुड़ाव कैसा है? अस्थाई की अस्थाई? अस्थाई। ये नहीं कि एक दिन के लिए 2 मिनट के लिए जोड़ा जाए, दीवार में लेकर भाग जाया जाए, हो नहीं। जैसे आपका पंखा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आपका खिड़की है, दरवाजा है, ये मकान से जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि आपका 2 दिन में उखाड़ लिया जाएगा, ये अस्थाई प्रकृति का है, तो ये भी अचल माना जाएगा, चल नहीं माना जाए। दूसरा देखिए भाई, धन। आपका पुलिस एक्ट ये बताता है कि जो मनी होगी, धन होगा, वह भी प्रॉपर्टी माना जाएगा। यानी कि जो रुपया पैसा है, जो सिक्का है, नोट है, क्या ये संपत्ति मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? और तीसरा आया वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति। तो मूल्यवान प्रतिभूति भी चूंकि पुलिस एक्ट संपत्ति मानता है, तो मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा आईपीसी की धारा 30 में दी गई है। अब इसको समझिए थोड़ा। मूल्यवान प्रतिभूति में चल और अचल सभी संपत्तियां शामिल हैं। पहला याद रखिए, मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई दस्तावेज जिससे किसी व्यक्ति को अधिकार मिलता हो, अधिकार छिन जाता हो, अधिकार कम हो जाता हो, बढ़ जाता हो इत्यादि। या ऐसा कोई कागज जिस पर कि अगर आपने साइन कर दिया या अपना अंगूठा लगा दिया तो वह धन के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे चेक हो गया, चेक पर आपने साइन कर दिया तो वह धन के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी दस्तावेजें क्या मानी जाएंगी? वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति। और पुलिस अधिनियम के अंतर्गत ये जो चल संपत्ति है, ये धन है और ये मूल्यवान प्रतिभूति है, ये तीनों प्रॉपर्टी माना जाएगा। यानी कि तीनों क्या मानी जाएगी? संपत्ति। तो अब कहीं कोई गलती की संभावना न रहे। यह नहीं कि आपका एक धारा बताई गई, कई धाराओं को अटैच किया गया। तो आईपीसी की कम से कम 2 धाराएं याद रखेंगे। कौन कौन? एक धारा 22 और दूसरी धारा कौन? 30। अगला शब्द देखिए भाई, संपत्ति के बाद जो शब्द आया है नागरिक उड्डयन कार्मिक। यहाँ से भी आपका यूपी एपीओ में क्वेश्चन आ चुका है नागरिक उड्डयन कार्मिक के बारे में, और यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखिए, जब भी आप नागरिक उड्डयन कार्मिक पढ़िएगा तो कम से कम इसी के साथ एक ही साथ आप कौन कौन सी धारा 1 पढ़ेंगे, धारा 2A पढ़ेंगे और धारा 8A। अलग से हम बताएंगे। जो यूपी एपीओ ने क्वेश्चन बना रखा है वह देखा जाए पहले मॉडल। जहां विमान उतरते हैं वहां राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल की तैनाती की जाती है और उनके लिए 2001 ईस्वी में अलग से विभाग बनाया गया जिसे नागरिक उड्डयन कार्मिक कहा गया।
अब जो यूपी एपीओ पूछा गया है कि ये जो नागरिक उड्डयन कार्मिक माने 2001 में आया, ये कब से लागू हुआ, ये कब से इन्फोर्स हुआ, ये कब से लागू किया गया, डेट याद करके जाइएगा। देखिए लिखवा गया था भाई 10 अगस्त 2001 है ना। देखिए हल्का सा भाई, आपका कभी आदमी भूल भी जाता, हर एक चीज याद नहीं रहती है, संभव नहीं है कि 100% हमें भी याद रहे। तो याद करके जाइएगा डेट। जैसे कि आपका उत्तराखंड ने पूछा कि आपका 2018 का संशोधन कब से लागू किया गया, तो 4 मई 2018 को। उसी प्रकार यूपी में पूछा जाता है कि जो नागरिक उड्डयन कार्मिक है वह आपका कब से लागू हुआ, तो डेट लिखवाया गया था, एक दो पेज लिखवाए हूँ अभी। तो 10 अगस्त आपका 2001, रट्टा मार कर जाइएगा। नागरिक उड्डयन कार्मिक का मतलब हुआ कि जो एयरपोर्ट और इत्यादि जगह हैं वहां पुलिस की नियुक्ति की जाती है, उनके लिए अलग विभाग अलग नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो उनकी परिभाषा जोड़ी गई सेक्शन 1 में। उनकी भर्ती अब फिर एक बार कवर करिए। अभी हमने बताया था कि पुलिस बल में भर्ती का प्रावधान किस सेक्शन के तहत है, 2 के तहत। और चूंकि ये उड्डयन वाली पुलिस है, यानी कि आपका माने विमान जहाँ रहते हैं ये उतरते हैं वहाँ नियुक्त होंगे, तो इनकी भर्ती के लिए एक 2 के आगे एक और सेक्शन जोड़ा गया है, 2A। भाई याद रखिए, यानी कि नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस की भर्ती का प्रावधान किस सेक्शन में है, तो 2A मारिएगा। और फिर एक कंसेप्ट आगे बनाइए। जो व्यक्ति पुलिस में भर्ती हो जाता है उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो सेक्शन 8 के तहत प्रमाण, देखिए क्रम पहले बनाया जाए भाई, तब आपका आगे, क्योंकि आगे भी हमें देखते रहना है। धारा 1 में पुलिस की परिभाषा दी गई, पहले पुलिस से समझिए। पुलिस बल में भर्ती किस धारा में है, 2 में। और जो कोई पुलिस बल में भर्ती होगा उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और प्रमाण पत्र किस धारा में दिया जाएगा, 8 में। अब याद करते रहे अभी से। धारा 1 में परिभाषा पुलिस की, धारा 2 में भर्ती, और उसको सर्टिफिकेट दीजिए कि धारा में, 8 में। तो अगर पुलिस बल का सदस्य नहीं रहता है तो इस प्रमाण पत्र को वापस करे, और नहीं करता है तो दंड का भागी होगा। तो बाद में अभी चलेंगे, पहले इतना। अगर आपका इसी तर्ज पर आपको देखना है कि अगर विमान वाली पुलिस है जहां उतर रहा है विमान उमान, उसको हम कहेंगे नागरिक उड्डयन कार्मिक। तो उसकी परिभाषा भी धारा 1 में दी गई है। इसके लिए जो नियुक्ति दी गई है वह आपका धारा 2A। और जो प्रमाण पत्र इनको दिया जाता है इसके बारे में प्रावधान अलग किया गया है। कौन सी धारा है, 8A। और ये तीनों धाराएं, तीनों जो हैं कब जोड़ी गई, तो आपका जवाब रहेगा 2001 में। और यूपी एपीओ बना चुका है कि कब से लागू हुई, तो रट्टा मारकर अब जाइएगा 10 अगस्त 2001। तो इसको आगे हम बताएंगे डिटेल में, 2A से एक ही बार बताया जाएगा। नागरिक उड्डयन कार्मिक बताया जाएगा भाई, घबराइए ना। अभी अगला देखिए परिभाषा। अगली परिभाषा देखिए भाई, आपका व्यक्ति शब्द को, व्यक्ति भी शब्द को परिभाषित किया गया है। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी या निगम आता है। यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है कि जो पर्सन शब्द है या जो व्यक्ति शब्द हैं उसके अंतर्गत कौन आता है, तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी आती है और निगम आता है, दोनों आते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो जो प्री में मॉडल बना है पहले देख लिया जाए, और तब आपका व्यक्ति को और कोरिलेट किया जाए। जहाँ तक
पहला क्वेश्चन आपका ये है कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कौन शामिल है। तो जो मॉडल बनता है कंपनी, सेकंड निगम, तीसरा ऑप्शन देगा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप दोनों मार कर आइए। क्या मार कर आएंगे? दोनों। फिर एक बार देखिए क्वेश्चन आ चुका है कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कौन शामिल है। कंपनी, निगम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मार कर आना है। अब व्यक्ति को थोड़ा व्यापक वे में लीजिए। जहाँ तक व्यक्ति की बात है, व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक बनावटी या कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, और एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। हम लोग जो व्यक्ति हैं वह प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। लेकिन जो कंपनी और निगम या व्यक्तियों का समूह है, ये आर्टिफिशियल व्यक्ति हैं। या यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, ये भी आर्टिफिशियल या बनावटी व्यक्ति हैं। जैसे मूर्ति हो गई, न बोल सकती है, न चाल सकती है, न खा सकती है, फिर भी जबरदस्ती उसे क्या मान लिया गया है? व्यक्ति। तो प्राकृतिक व्यक्ति है मूर्ति कि आपका मने बनावटी, तो बनावटी यानी कि आर्टिफिशियल उसको आपका। तो व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कल्पित। जहाँ तक व्यक्ति शब्द की बात है, पुलिस अधिनियम के तहत चाहे वह प्राकृतिक व्यक्ति हो या चाहे वह कल्पित व्यक्ति हो, दोनों व्यक्तियों को हमारा पुलिस अधिनियम व्यक्ति मानता है। इसमें कोई शक नहीं है। अब इसी को आपको आईपीसी में जोड़ना है, इसी को आपको कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ना है। जुरिस्प्रूडेंस तो हम बता ही दिए व्यक्ति दो प्रकार का, और इसी को टीपीए में जोड़कर पढ़ना है। जहाँ तक आईपीसी की बात है, आईपीसी की धारा 11 में पर्सन या व्यक्ति को स्पष्ट किया गया है जिसमें कोई निगम, कंपनी, व्यक्तियों का निकाय या समूह शामिल है, चाहे वह निगमित हो या न हो, यानी कि चाहे वह रजिस्टर्ड हो या न हो, इससे मतलब नहीं। यानी कि आईपीसी के तहत जो व्यक्ति की परिभाषा दी गई है वह दोनों व्यक्तियों को समाहित करती है, आपका कृत्रिम भी और प्राकृतिक भी। अतः इंटरव्यू में जो क्वेश्चन बना कि होमोसाइड क्या है, मानव वध क्या है, तो आपका कई लोग बताते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का वध करना ही मानव वध है। ये गलत है, सही नहीं है। क्योंकि व्यक्ति में तो कंपनी भी है, समूह या संगम निकाय है, तो क्या कंपनी माने वध कर देगी? तो आपका जवाब रहेगा किसी मानव द्वारा दूसरे मानव का वध करना ही मानव वध कहलाता है। अब मानव चाहे तो अपने हाथ से कार्य करे या सांप से कटवा कर मरवा दे, या बिच्छी से कटवा कर, जानती है ना बिच्छू? हाँ भाई, न जानते हो तो बता दीजिएगा। कोई शब्द न समझ में आए तो एक बार इशारा कर दीजिए, आसान भाषा में बताया जाएगा। हाँ भाई, जो लोग नए हैं भाई सबको सलाह दी जाती है, कोई शब्द न आए तो एक बार बता दें, फिर दोबारा उसको आसान। तो चाहे बिच्छू से, अब कई लोग सोशल मीडिया पर भेजते हैं बंदर से गोली चलवा दिया। अरे चाहे कुत्ता से चलवाए, बंदर से या सांपे से कटवा दे तो कह देगा हम थोड़े काटे थे, तो सांप काटा था हमारा। तो ये सब थोड़े तर्क चलेगा। लाठी से मारिए और कहिए कि हम थोड़े मारे थे, तो लाठी मारी थी। पत्थर चला दिए, कहे तो हम थोड़े मारे थे, तो पत्थर मारा था। ये सब नहीं चलेगा भाई, वो बताया जाएगा आईपीसी में। व्यक्ति की जहां तक बात है, अब संविदा अधिनियम में एक लाइन समझना है। संविदा अधिनियम में ये है कि सामान्यतः संविदा या कॉन्ट्रैक्ट या ठहराव या अनुबंध के लिए दो व्यक्ति होने चाहिए। एक व्यक्ति प्रपोजल करता है और दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है। तो जो ये व्यक्ति शब्द मैं संविदा अधिनियम में बता रहा हूँ, तो क्या ये केवल प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित है कि आर्टिफिशियल की? दोनों से।
यानी कि कोई भी बनावटी व्यक्ति भी संविदा कर सकता है, याद रखिएगा, जो निगम है, कंपनी है। टीपीए की धारा 5 के सेकंड पैराग्राफ में स्पष्ट बताया गया है कि टीपीए के सेक्शन 5 में व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कृत्रिम व्यक्ति भी शामिल हैं, चाहे वह रजिस्टर्ड या पंजीकृत हो या न हो। यानी कि कंपनी हुआ, कोई संगम हुआ, कोई समूह हुआ, ये भी संपत्ति को बेच सकते हैं, दान दे सकते हैं, पट्टा कर सकते हैं, संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये सांस ले रहे हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति में दोनों व्यक्ति शामिल हैं, प्राकृतिक भी, बनावटी भी। और पुलिस एक्ट के तहत व्यक्ति के अंतर्गत ये आता है, यानी कि और भी व्यक्ति में है, लेकिन ये भी आते हैं, कौन कौन? कंपनी तथा समूह। इसके बाद अगली परिभाषा देखा जाए, मास की परिभाषा, मंथ की परिभाषा। अब जहाँ तक मास की परिभाषा की बात है, अब मंथ का मतलब क्या हुआ? तो मास शब्द से कैलेंडर मास अभिप्रेत है। यानी कि इसका मतलब की परिभाषा न देकर ये बता दिया गया कि जो मास शब्द है, मंथ जो शब्द है, वह इस आपका कैलेंडर मास से रिलेटेड है। तो अब आपका तुरंत आईपीसी में जोड़ना है कि आईपीसी की किस धारा में वर्ष और मास को परिभाषित किया गया है। इसको हम जोड़कर लिखवाएंगे ताकि आईपीसी भी तब। पहले कल ही हम बताए थे कि पुलिस एक्ट ऐसा कानून है जो कई जगह से जुड़ा है, कभी एविडेंस में आएगा, कभी आईपीसी में, और कभी सीआरपीसी। तो जहाँ जहाँ वो शब्द को रिलेट होगा, इस बार भाई नोट्स में लिखवाया भी जाएगा और समझाया भी जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए आपका मास या वर्ष और मास की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 49 में दी गई है और स्पष्ट बताया गया है कि जब वर्ष और मास की गणना की जाएगी तो ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। तो ब्रिटिश कैलेंडर जो होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, जो जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि जो हैं, ये इसी अनुसार मास की गणना की जाएगी। अगला शब्द देखिए, ढोर। ढोर का मतलब हुआ एनिमल, एनिमल का मतलब हुआ जानवर, जानवर का मतलब हुआ मवेशी। पिछली बार यहाँ से आपका क्वेश्चन बना था, क्वेश्चन भले न बनाया हो, लेकिन उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 2 में ढोर को परिभाषित किया गया था और वहाँ भी लगभग ऐसी ही परिभाषा दी गई थी। किया गया था इनका। तो भाई अभी उत्तराखंड पढ़े हैं और कम से कम 30-40% बातें तो आपका कोरिलेट ही है, थोड़ा दंड अलग हो जाएगा इत्यादि, और क्या। भाई जो मूल है वह नहीं बदलता है, आपका जो इधर उधर की बातें हैं, दंड की मात्रा बदल गई, कर्तव्य कहाँ से आप बदल देंगे? भाई कर्तव्य तो बदल नहीं देंगे जो पुलिस का है कि लावारिस चल संपत्ति है तो पुलिस जब्त करेगी, थोड़ा बहुत प्रक्रिया में चेंज हो सकता है। जलूस है तो और ध्वनि है तो उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, ये सब नहीं बदला जा सकता। तो 40% प्रावधान तो आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट से कोरिलेट होंगे ही। 60% चूंकि पुराना कानून है तो 60% को रिलेट नहीं होंगे। तो ढोर में देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, यानी कि मवेशी या ढोर के अंतर्गत कौन जानवर शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन बना है। 4 जानवरों का नाम दिया गया है और उसमें एक कुत्ता भी था, कई लोग गलत करके आ गए तो कुत्ता मवेशी में शामिल नहीं है। तो आपका ये जो ढोर शब्द है, इसको पढ़ते समय 34 पढ़िएगा और 34 भी हम थोड़ा इसको कोरिलेट करते हैं। देखिए आपका भाई
पहले ढोर की परिभाषा देखें। ढोर शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त माने उसके अलावा हाथी आता है। तो नाम याद रखिए, हाथी ढोर में शामिल है कि नहीं है। इसके बाद आपका हाथी के बाद ऊंट आता है, ऊंट भी ढोर में शामिल है। इसके बाद आपका गधे आते हैं, पहले घोड़ा नहीं भाई, गधा से शुरू करिए। गधे आते हैं। इसके बाद आपका खच्चर आता है, पहले लिख लिया जाए, खच्चर दिया है। इसके बाद भेड़े दिया है, भेड़े। इसके बाद आपका बकरियां और सूअर, यानी कि बकरियां दिया है। इसके बाद सूअर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। और उत्तराखंड में आपका एक दो और बढ़ गए थे, यानी कि घोड़ा भी उत्तराखंड में अलग दिया था, एक दो जानवरों को बढ़ा दिया है। लेकिन फिर एक बार याद रखिए, नहीं 1 सेकंड भाई, 1 2 3 4 5 6, जो हिंदी वाला है तो उसमें 7 ही दिया है नाम। देखिए जोड़िए तो कितना नाम दिया, 8 है। उसमें इंग्लिश में 8 है, इसमें दिया है। उसमें घोड़ा जोड़ लीजिए भाई, एक ऊंट के बाद है। ये ऊंट के बाद बेयरेक्ट में घोड़ा जोड़ लीजिए भाई, बेयरेक्ट आपका। देखिए बेयरेक्ट हो सकता है गलत, तो हम भी अभी नया लेकर आए हैं, देख ले रहे हैं भाई नोट्स में। हाँ ठीक है भाई, वो जिनके बेयरेक्ट में आपका घोड़ा न लिखा हो वह आपका ऊंट के बाद एक शब्द जोड़ लें घोड़ा, जो कि उनको की पुराना नोट जो है पिछली बार का उसमें है। हमारे बेयरेक्ट में ही गलत है, हम भी बना लेंगे उसको। देखिए बेयरेक्ट में गलती हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए भाई आपका जहां भी संदेह होता है एक बार इंग्लिश वर्जन देख लिया जाता है ताकि संदेह मिट जाए। अगर हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस है तो आपका सीआरपीसी में कई जगह ऐसा मिलेगा, हम सुधरवाएंगे। पुरुष को पुलिस लिख दिया है, अब पुलिस को पुरुष, और सकेगा को करेगा और करेगा को सकेगा। आपका कई जगह ऐसी गलतियां हैं, पढ़ाते समय उसको बेयरेक्ट में अगर गलत हो तो सुधरवा जाएगा। यानी कि 8 जानवर आपका ढोर या मवेशी माने गए हैं। अब मॉडल भी देख लेना है भाई, मॉडल ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से मवेशी माने निम्नलिखित में से कौन से जानवर ढोर में शामिल हैं। तो इनमें से 3 नाम रहेगा, और उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी मारिए, ये तो सभी कर ले जाएंगे। दूसरा मॉडल ही खतरनाक होता है, निम्नलिखित में से कौन जानवर ढोर में शामिल नहीं है। ये यूपीएफओ ने बनाया और इनमें से 3 जानवर का नाम दिया और चौथा कुत्ता लिखा। तो जो कुत्ता बिल्ली है वह ढोर में शामिल नहीं। तो 8 जानवर याद करके जाना पड़ेगा, फिर हम बता दें। तीसरा मॉडल जो बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ढोर माना जाएगा। तो ढोर माना जाएगा में तो सतर्क रहिएगा, 8 जानवरों में से एक जानवर देगा और 3 जानवर ऐसा देगा जो बाहरी हो। तो कौन ढोर में शामिल है, वहीं 8 में से एक जानवर आपको क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। जैसे दे देगा कुत्ता, बिल्ली, गधा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई गधा है ही, गधा है या घोड़ा या खच्चर, यानी कि गधा है ही। या दे देगा आपका, कह सकते हैं कि ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो कौन ढोर में शामिल है, तो कई जिन लोगों को नहीं याद रहेगा वो इनमें से कोई नहीं भी मार देंगे, लेकिन नहीं, आपका चूंकि जो 8 जानवर दिए गए हैं उसमें आपका घोड़ा हमने बताया है, तो घोड़ा मार कराइए, ऊंट मार कराइए। ऐसे मॉडल नया बन सकता है। अब इसको जब भी पढ़िएगा
आपका मैं फिर बता दूं, एक सेक्शन को रिलेट करके पढ़िएगा। कौन सा सेक्शन? आपका 34। हर हाल में, यानी कि हर हाल में 34 जोड़कर पढ़ना है। मेंस में भी लगातार पूछा जाता है और प्री में भी पूछा जाता है। देखिए भाई, पुलिस अधिनियम की धारा 34 में 8 प्रकार के ऐसे लोक न्यूसेंस दिए गए हैं जहां की पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। और कितने प्रकार के पब्लिक न्यूसेंस करता है? 8 प्रकार। और दंड भी याद रखिएगा, 8 दिन तक का कारावास या 50 रुपया जुर्माना, ये सजा दी गई है। इसी 8 में आपको ढोर भी आएगा, एनिमल या मवेशी भी आएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर इन जानवरों का वध करता है या खुले में मांस बेचता है जिससे कि आने जाने वाले यात्रियों या वहां रहने वाले लोगों को क्षोभ हो, असुविधा हो, तो सेक्शन 34 के तहत पुलिस कार्यवाही कर सकती है। लेकिन क्या कर रहा हो? ढोर का वध क्रूरता से कर रहा हो। जानवर का वध करना है तो क्रूरता से, सार्वजनिक तरीके से न करिए। ये कानून कहता है भाई। आपका 34 इस पर क्या लगाती है? रोक। अगला शब्द देखिए भाई, ढोर के बाद आपका पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनता है। यानी कि पुलिस बल का जो सबॉर्डिनेट या अधीनस्थ पंक्ति है, सबॉर्डिनेट रैंक है, वह कहाँ से प्रारंभ होती है? ये क्वेश्चन हम उत्तराखंड भी बताए थे। सेम नियम है और यूपी में भी सेम नियम है। यानी कि DYSP पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के जितने भी पुलिस वाले होंगे वो सबॉर्डिनेट क्लास यानी कि अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस माने जाएं। भाई रट कर जाइए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी किसे कहा जाएगा? तो दे देगा जो DIG के नीचे का हो, जो IG के नीचे का हो, जो SP के नीचे का हो, जो DYSP के नीचे का हो। तो क्या मारेंगे? जो DYSP के क्या हो? नीचे। यानी कि जो DYSP है वह अधीनस्थ पंक्ति का नहीं है, इसके नीचे। यानी कि ये जो थानेदार SI हैं, यानी कि इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, आपका हेड कांस्टेबल कांस्टेबल हैं, ये सब सबॉर्डिनेट क्लास के पुलिस हैं। लेकिन DYSP से जो होंगे वो अपर कहे जाएंगे, लोअर नहीं। क्या कहे जाएंगे? फिर एक बार याद रखिए, 3-4 बार ये क्वेश्चन बना है कि अधीनस्थ पुलिस बल में अधीनस्थ पुलिस बल किसे कहा जाएगा? तो बस एक लाइन देखिएगा, जो DYSP यानी कि पुलिस उपाधीक्षक के क्या हो? सबॉर्डिनेट। पुलिस उपाधीक्षक आपका वरिष्ठ है, इसके नीचे। और ये कई जगह आपका आएगा, क्योंकि जब सेक्शन 7 चलेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, केस भी है, उसमें भी आपका कई जगह आएगा ये बातें। इस प्रकार से जो आपका इंटरप्रिटेशन क्लास था वह समाप्त हुआ। इसके बाद आता है सेक्शन 2, बल का गठन। इसकी भूमिका देखिए। पहले सेक्शन 2 से आपका एक तो प्रावधान याद रखना है, तत्पश्चात आपका कुछ केस भी याद रखने हैं, क्योंकि इस सेक्शन के तहत केस भी पूछा गया है। यूपी एपीओ में इस सेक्शन के तहत कुछ केस भी पूछे गए हैं, यानी कि सेक्शन 2। तो आपका उत्तराखंड, अगर पुलिस बल हम उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में सेक्शन 2 न होकर, चूंकि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में धारा 1 में नाम और विस्तार प्रवर्तन दिया था, धारा 2 में परिभाषाएं, लेकिन धारा 3 में पुलिस बल का गठन, इस्टेब्लिशमेंट
स्थापना दिया था, लेकिन चूंकि ये पुराना कानून है, नाम पता है ही नहीं, और धारा 1 में परिभाषा, तो जो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में धारा 3 में था, तो एक एक धारा पीछे हटते रहेगा, ये कहाँ रहेगा, धारा 2 में। भाई वहां धारा 3 में था पुलिस बल का गठन, तो इसमें कहाँ रहेगा, धारा 2। देखिए, पुलिस बल का जो गठन किया जाता है ये राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार नियम बनाती है, पुलिस राज्य सरकार के अंडर में भी रहते हैं। और आप देख ही रहे हैं योगी बाबा को, बाबा जी को हमारे, और खुलेआम बोल रहे हैं मंचों से कि जिन लोगों ने टीटी का पेपर आउट कराया है उनके मकान पर बुलडोजर चलना तय है। लग रहा है कि रूल ऑफ लॉ का वायलेशन करके बुलडोजर चला देंगे। एनएसए लगेगा, वो तो अलग बात है कि भाई लगेगा, एनएसए सलाहकारी बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन ये धमकी मैंने इसी को आपका बुलडोजर चलना तय है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उनका मकान गिरा दिया जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, ये भी बोले हैं। और उनके खिलाफ एनएसए यानी कि रासुका लगा दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और फिर बोलते रहते हैं कि जो अपराधी हैं या तो प्रदेश छोड़ दें या ऊपर पहुंचा दिए जाएंगे, यानी कि खुली छूट आप दे रहे हैं पुलिस को कि इनकाउंटर करके जान से मार दो। ये रूल ऑफ लॉ के मैंने विधि के छात्रों के लिए भले व्यवस्था चौपट हो अलग बात है, लेकिन रूल ऑफ लॉ के लिए ये उचित नहीं है। मैंने भाई जो कानून है, ऐसे तो आपका कार्यपालिका ही न्यायपालिका बन जाएगी और ऊपर पहुंचाने लगेगी, तो ये न्यायपालिका का क्या कार्य है। अब क्या न्यायपालिका क्या करेगी, यानी कि इसका कार्य ही क्या है, कार्यपालिका ही न्याय कर दे। मैंने विधि के दृष्टि से ये सही नहीं है, ये कहने का मतलब। वो अलग बात है भाई, अपना राजनीतिक है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो इस प्रकार आपका थोड़ा ब्रेक रहेगा भाई, थोड़ा कम ही चलेगा, 10 मिनट क्लास, दिक्कत भी हो रही है। तो इसके बाद सीआरपीसी चलेगी भाई 15 मिनट बाद। मैंने 10 मिनट पहले रोका जा रहा है, थोड़ा बोलने में कभी काल दिक्कत हो रही है। तो 10-15 मिनट का भाई ब्रेक रहेगा, फिर सीआरपीसी। जो सीआरपीसी में पढ़ाया जा रहा है मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अब प्री में भी इसी में आ ही जाता है, 2 क्वेश्चन बताया गया था। तो अभी 15 मिनट बाद क्लास चलेगा।